हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की सब्जेक्ट फिजिक्स। अब हमने जो पढ़ा था चैप्टर मात्रक एवं मापन, तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक वो हमारा चैप्टर नंबर 2 था। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर हमने साइंस की डेफिनेशन, फिजिक्स की डेफिनेशन, भौतिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है अकॉर्डिंग न्यू बुक वो है भौतिक जगत। तो इसमें से हमने ऑलमोस्ट जो मेन पार्ट है वो पढ़ लिया था, और भी इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है, वो आप रीडिंग लगा सकते हैं। इसमें इतना कोई मोस्ट कुछ भी नहीं है। एक टॉपिक है इसमें जो है प्रकृति में मूल बल, और एक टॉपिक है इसमें कि भौतिक जो है भौतिकी, उसमें संरक्षण नियम कौन कौन से हैं। तो ये 2 टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट, और सारा इसका रीडिंग का ही है, तो मैं आपका ये अभी करवा देती हूँ। तो जो फर्स्ट चैप्टर में जो बच गया था हमारा वो है एक चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है भौतिक जगत। तो इस भौतिक जगत का ऑलमोस्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका जो ये टॉपिक है प्रकृति में मूल बल। ये टॉपिक लेंगे हम कि प्रकृति में जो बल लग रहे हैं, जितने भी बल लग रहे हैं प्रकृति में, हम देखते हैं जैसे हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, धकेल रहे हैं, झूल रहे हैं, या जो भी हम गति कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि न्यूटन की गति के नियम ले लें, या हम कोई भी बल की बात करें, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बल कार्यरत है प्रकृति के अंदर। जैसे हम बड़े पिंडों की बात करें, जैसे हम सौरमंडल की बात करें, तो सौरमंडल में ग्रहों के बल हो गए। पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी के अंदर हमारे जो भी पृथ्वी पर वस्तुएं हैं, पिंड हैं, उन सब पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत है। ठीक है, और भी हम छोटी बात करें, अब जैसे हम वृहद स्तर पर बात कर रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं। और जैसे हम देखते हैं कि कूलाम का नियम है प्लस माइनस आकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, तो ये वैद्युत चुंबकीय बल हो गया। फिर और भी छोटी बात करें, जैसे हम परमाणु ले लेते हैं। परमाणु है, परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच नाभिक के अंदर जो बल है वो प्रबल नाभिकीय बल है। ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा है। तो ये जो बल हैं ये हैं प्रकृति के मूल बल। तो प्रकृति के मूल बलों में जब हम पहला बल ले रहे हैं वो है गुरुत्वाकर्षण बल। चार बल हैं प्रकृति के मूल बल। पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो हमने देखा है कि ये बल आकर्षण का ही बल है, यानी गुरुत्वाकर्षण में प्रतिकर्षण नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला, 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल है। आकर्षण बल है। यह एक सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्स, सार्वत्रिक बल है। यानी कहने का मतलब कि इस यूनिवर्स में जितने भी पिंड हैं उन सब पर यह बल लग रहा है। यानी विश्व में प्रत्येक पिंड
प्रत्येक अन्य पिंड के कारण बल अनुभव करता है। तो हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है। हम यह लिखना चाहें तो गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल, द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। यह एक सार्वत्रिक बल है और विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड के कारण इस बल का अनुभव करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय बल का अनुभव करती है। पृथ्वी के साथ की बात करें, जैसे चंद्रमा ले लें, कोई उपग्रह ले लें, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और ग्रहों की गति ले लें, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब हैं गुरुत्वीय बल के एग्जाम्पल। तो हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाला, उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण का बल है। और यह सार्वत्रिक बल है, यानी विश्व में प्रत्येक पिंड अन्य पिंड के कारण इस बल का अनुभव करता है। तो हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? आकर्षण का बल है। तो उदाहरण के लिए ये भी लिख सकते हैं कि जैसे पृथ्वी के कारण पृथ्वी पर रखी वस्तु गुरुत्वीय बल का अनुभव करती है। तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, उदाहरण में, पृथ्वी के कारण पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु गुरुत्वीय बल अनुभव करती है, या गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल अनुभव करती है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा बल हो गया? ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अब हम बात करें विद्युत चुंबकीय बल की, जो कि दूसरा प्रकार है मूल बलों में, विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल कैसा है? ये है आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल। अब आवेशित कण या तो सजातीय आवेश होंगे, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। तो सजातीय आवेशों में तो लगेगा प्रतिकर्षण, और विजातीय मतलब असमान आवेशों में होगा आकर्षण। हम लिख सकते हैं, जैसे हमने बात की थी गुरुत्वाकर्षण बल की, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो सिर्फ आकर्षण का बल था, ठीक है। जबकि विद्युत चुंबकीय बल कैसे होते हैं? ये आकर्षण के भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण के भी हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। अब जैसे हम बात करें तो विद्युत चुंबकीय बल को अगर हम विराम अवस्था में हमारे आवेश, तो हम इसको कूलाम नियम द्वारा समझा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं जब आवेश विराम अवस्था में है, जब आवेश विराम अवस्था में होते हैं तो इस बल को कूलाम नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। और कूलाम नियम क्या कहता है? कूलाम नियम कहता है कि समान आवेशों में
प्रतिकर्षण। समान का मतलब है कि या तो दोनों धनावेश हो या दोनों ऋणावेश हो, जिनको सजातीय आवेश भी कह सकते हैं। तथा असमान आवेशों में या विपरीत आवेश भी कह सकते हैं। समान आवेशों में, असमान या विपरीत आवेशों में आकर्षण। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो विद्युत चुंबकीय बल है वो आकर्षण का भी है और प्रतिकर्षण का बल भी। तो समान आवेशों में आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, और विपरीत आवेशों में आकर्षण है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया जब हमारे आवेश कैसे हैं, स्थिर हैं। तो स्थिर आवेशों की बात कर ली हमने। अब जब गतिशील होंगे तो क्या होंगे, जब आवेश गतिशील होता है तो वो चुंबकीय प्रभाव भी दर्शाता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो गतिमान आवेशों पर क्या आरोपित करते हैं, बल आरोपित करते हैं। तो इसलिए इस बल को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों पर बल आरोपित करते हैं। इसलिए इस बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र आवेशों पर बल आरोपित कर रहे हैं। तो गतिशील आवेश यानी आवेशों की क्या होती है, गति। आवेशों की गति होती है तो विद्युत उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं गतिशील आवेश यानी विद्युत क्षेत्र तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों पर बल लगा रहा है। यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए इस बल को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल और हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी हम तुलना करें। तो हमने कहा गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, गुरुत्वाकर्षण बल तो सिर्फ आकर्षण का बल है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल है। अब गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल में हम ये देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल को भी हमारे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है और विद्युत चुंबकीय बल को भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल भी कई लंबी दूरियों तक कार्यरत रहता है, तो विद्युत चुंबकीय बल भी काफ़ी लंबी दूरियों तक कार्यरत रहता है और इसको भी किसी मध्यवर्ती माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ये बल कैसा होता है, प्रबल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युत चुंबकीय बल कैसा होता है, प्रबल होता है। तो हम कहेंगे कि सबसे दुर्बल बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे दुर्बल बल है। इसकी परास तो अधिक होती है, यानी काफ़ी लंबी दूरियों तक कार्यरत रहता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा, दुर्बल होगा। हम बात करें कि दो हमने जैसे कोई भी प्रोटॉन ले लिए, तो दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल
उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 36 गुना होता है। यानी हम बात कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, यह लंबी दूरी का होगा और दुर्बल बल होगा। यानी परास अधिक होगी पर बल कैसा होगा, दुर्बल होगा। जबकि विद्युत चुंबकीय बल कैसा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है। हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। तो हम ये लिख भी सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। और एक और बात लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षी बल होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षी अथवा प्रतिकर्षी। नहीं, हम कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल तो किस पर निर्भर कर रहा था, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा था। हमने कहा था गुरुत्वाकर्षण कैसा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। और विद्युत चुंबकीय बल कैसा है, वो उनके आवेशों के कारण लगने वाला बल है। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल आवेश पर निर्भर कर रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में कैसा है, दुर्बल होता है। अब हम तीसरे बल की बात करते हैं, वो है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नाभिक में जो बल कार्यरत है वो क्या कहलाता है, प्रबल नाभिकीय बल। अब नाभिक में क्या होंगे, नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन तथा प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच ये जो बल लग रहे हैं वो कौन सा बल है, ये हमारा प्रबल नाभिकीय बल है। तो हम कह सकते हैं कि नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल क्या काम करता है, ये प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। यानी हम कह रहे हैं कि किसी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने का काम कर रहा है वो कौन सा बल कहलाता है, वो प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। अब प्रबल नाभिकीय बल सभी जो बल हैं उनमें सबसे प्रबलतम होता है। यानी हम कहें जो हमारे पास प्रकृति में मूल बल है उसमें सबसे प्रबल बल कौन सा है, तो सबसे प्रबल बल है प्रबल नाभिकीय बल। तो हम ये भी कह सकते हैं। अब ये काम क्या कर रहा है, ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। जैसे हमने कहा गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, हमारा विद्युत चुंबकीय बल आवेश पर निर्भर कर रहा है, लेकिन प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। यानी ये सिर्फ क्या करेगा, ये करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने का कार्य करता है। अगर ये नाभिकीय बल होता
कौन सा, आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण, तो दोनों प्रोटॉन और प्रोटॉन में प्रतिकर्षण हो जाता, और प्रतिकर्षण होने के कारण नाभिक कैसा हो जाता, असंतुलित हो जाता। तो हम कहते हैं कि ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रबल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में, 4 मूल बल हैं, इन सभी मूल बलों में प्रबलतम है, सबसे ज़्यादा लगने वाला प्रबल बल है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबलतम है जो कि प्रबलता में विद्युत चुंबकीय बल का लगभग 100 गुना है। और यह आवेशों के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, आवेशों के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। तथा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। यानी यह आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। अब हमने देखा गुरुत्वाकर्षण का बल था वो दुर्बल बल था, लेकिन उसकी परास कितनी थी, उसकी परास अत्यधिक थी। यानी विश्व में कितने भी सभी पिंड हैं लगभग गुरुत्वाकर्षण बल के दायरे में आते हैं। फिर हम आए विद्युत चुंबकीय बल पे। तो विद्युत चुंबकीय बल की परास भी अनंत है, लेकिन ये किसके बीच लग रहा है, विद्युत चुंबकीय बल केवल आवेशित कणों के बीच लगता है। फिर हम बात कर रहे हैं प्रबल नाभिकीय बल की। तो प्रबल नाभिकीय बल है, इसकी परास है वो बहुत लघु होती है। परास कह सकते हैं, इसका परिसर कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इस बल का परिसर बहुत कम, क्योंकि ये बल किसके बीच में लग रहा है, नाभिक के अंदर लग रहा है। तो नाभिक की जो व्यास होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर का नाभिक की जो। तो हम कह सकते हैं नाभिक का परिसर बहुत कम हो गया, तो इस बल का परिसर भी बहुत कम हो गया। तो इस बल का परिसर बहुत कम, लगभग नाभिक की विमाओं, नाभिक की विमाओं का मतलब है कि नाभिक की नाप कितनी होती है। तो हमने पढ़ा है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। तो इसका ये बल का परिसर भी बहुत कम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी नाभिक स्थायी है तो वो किसके कारण है, वो है प्रबल नाभिकीय मूल बल के कारण स्थायी है। हम कह सकते हैं कि यह बल नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है, स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। तो हमने कहा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसमें, ये यहाँ जो पॉइंट हमने लिखे हैं गुरुत्वाकर्षण बल में, कि गुरुत्वाकर्षण बल का परास क्या होता है, अनंत होता है, लेकिन यह बल कैसा होता है, दुर्बल होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इस बल का
परिसर या परास अनंत, परिसर अनंत, लेकिन यह बल सबसे दुर्बल बल है। प्रकृति के जो मूल बल है उनमें सबसे दुर्बल बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। फिर उसके बाद में बात करते हैं विद्युत चुंबकीय बल की। तो हम कहते हैं कि इस बल का परिसर अनंत है या परास अनंत है, लेकिन ये किसके बीच में लगता है? लेकिन यह केवल आवेशित कणों के मध्य लगता है, कणों के मध्य लगता है। और ये किससे अधिक होता है? ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। फिर हम बात कर रहे हैं प्रबल नाभिकीय बल की। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है? प्रबल नाभिकीय बल हमारा नाभिक के अंदर लगने वाला बल है। तो हम कह सकते हैं इसका परास तो कम है, लेकिन ये बहुत चारों जो मूल बल है उनमें सबसे प्रबलतम बल हमारा प्रबल नाभिकीय बल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दुर्बल नाभिकीय बल, जो हमारा 4th नंबर है, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, तो दुर्बल नाभिकीय बल है, इनकी परास भी बहुत कम होती है, क्योंकि हमने क्या कहा? दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटाशय में प्रकट होते हैं। अब बीटाशय में क्या होता है? बीटाशय में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन और एक अनावेशित कण, जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं, उसको उत्सर्जित करता है। ये आगे पढ़ेंगे जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो दुर्बल नाभिकीय बल हैं वो केवल, यहाँ लिख देते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं, केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटाशय में प्रकट होते हैं। बीटाशय में क्या होता है? बीटाशय में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं, उत्सर्जित करता है। तो हम क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल एक निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं में दिखता है। जैसे कौन सी प्रक्रियाएं? वो है हमारे बीटाशय। बीटाशय का मतलब है जब नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण का उत्सर्जन करेगा, और उस अनावेशित कण का नाम है न्यूट्रिनो, तो वो हमारे बीटाशय कहलाते हैं, जिसको डिटेल में आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ना है। अब इन दुर्बल नाभिकीय बल, ये दुर्बल नाभिकीय बल किस किस से दुर्बल है? प्रबल नाभिकीय बल से दुर्बल है, विद्युत चुंबकीय बलों से दुर्बल है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दुर्बल नाभिकीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से तो अधिक है, लेकिन प्रबल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बलों से काफ़ी दुर्बल होता है। इसका परिसर भी छोटा होता है
क्योंकि नाभिकीय बल है तो परिसर कितना होगा, वही 10⁻⁻16 मीटर। तो हम लिख सकते हैं दुर्बल नाभिकीय बलों का परिसर अत्यंत छोटा 10⁻⁻16 मीटर की कोटि का है। परिसर छोटा है और ये बल दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल लेकिन प्रबल नाभिकीय बल व विद्युत चुंबकीय बल से काफी दुर्बल होता है। तो हम बात करें कि सबसे प्रकृति के मूल बल हैं, उसमें सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो सबसे दुर्बल बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण का बल। फिर दूसरे नंबर पर आता है दुर्बल नाभिकीय बल, फिर तीसरे नंबर पे आता है विद्युत चुंबकीय बल, और सबसे प्रबल बल है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। तो हमें ध्यान रखना है प्रकृति के मूल बल में 4 बल हैं, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय और प्रबल नाभिकीय, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे प्रबल है प्रबल नाभिकीय बल और सबसे दुर्बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 बल। अब हमें एक टॉपिक और दे रखा है इसी में कि भौतिक नियमों की प्रकृति। तो इस नियमों की प्रकृति में हमें देखना है कि एक वर्ड आता है हमारा संरक्षण। तो हम ये देखेंगे कि जहाँ पर जो राशियां संरक्षित रहती हैं, जैसे हम कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण होता है, तो ऊर्जा कैसी राशि हो गई, संरक्षी राशि हो। जैसे किसी भी निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, तो रेखीय संवेग कैसा हो गया, संरक्षी हो गया। कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, तो कोणीय संवेग कैसा हो गया, संरक्षी हो गया। तो हम कह सकते हैं ऐसी भौतिक राशियां जो किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती हैं या परिवर्तित नहीं होती हैं, या हम कह सकते हैं अपरिवर्तित होती हैं, उन्हें संरक्षित राशियां कहते हैं। और प्रकृति के संरक्षण नियम बने हुए हैं, तो इन राशियों का जो संरक्षण होगा वो इन राशियों का क्या कहलाएगा, संरक्षण नियम कहलाता है। जैसे ऊर्जा का संरक्षण नियम हो गया, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, रैखिक संवेग का संरक्षण नियम, कोणीय संवेग का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण नियम, क्षमता का संरक्षण नियम। तो कुछ संरक्षण नियम एक मूल बल के लिए तो सही होते हैं, परंतु किसी अन्य बल के लिए सही नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि संरक्षण नियमों का प्रकृति की सम्मितियों के साथ गहरा संबंध होता है, और ये संरक्षण नियम हैं, ये संरक्षण नियम किसी एक बल के लिए सही होंगे, किसी अन्य बल के लिए सही नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं ऐसी भौतिक राशियां जो किसी प्रक्रिया में या तो संरक्षित रहें या अपरिवर्तित हों, या अपरिवर्तित का मतलब है जो चेंज ना हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संरक्षित राशियां कहते हैं। तो ये बस हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जो ऑलमोस्ट मैंने आपको रीडिंग वाला है, और जो इसमें जो मोस्ट टॉपिक लगा वो मैंने आपको नोट करवा दिया है, जो था हमारा प्रकृति में मूल बल। सेकंड चैप्टर जो कि हमारा मात्रक एवं मापन का था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड चैप्टर पर। थर्ड चैप्टर बताता है सरल रेखा में गति, यानी थर्ड जो हमारा चैप्टर है उसका जो नेम है वो है सरल रेखा में गति। तो पहले आप इस सबको रीडिंग लगा लीजिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर को रीडिंग करना है, उसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं। सेकंड चैप्टर है वो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं, और जो भी कोई लेसन में आपको प्रॉब्लम आए वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम थर्ड चैप्टर, जो कि